सभी को आरटीए क्लासेस में धन्यवाद। आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के कुछ बोर्ड परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इन बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे हम अध्ययन करेंगे और कैसे उसका आंसर देंगे, इस टॉपिक को याद रखेंगे तो निश्चित है आपको जो भी आज बहुविकल्पी आपको बताया जाएगा, यदि आपको 20 बहुविकल्पी बताए जाते हैं तो निश्चित है 2-3 आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं। इस तरीके से अब जितने भी बहुविकल्पी है, अति लघुत्तरी है, लघुत्तरी है, ये सारे क्वेश्चन अब आपको आपके बोर्ड के परीक्षा तक सारे चीजों को इस आरटीए क्लासेस के माध्यम से आपके सामने रखा जाएगा और उसमें गहनता से आप दिमाग में रखेंगे कि किसका आंसर क्या होता है, तब आप आसानी से बोर्ड के परीक्षा को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो दिए गए हैं वह इस प्रकार है। जैसे जब आपको बहुविकल्पी क्वेश्चनों में जब देता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो यदि वहां पे आया है तो सबसे पहले आप ग्रंथियों के बारे में जाने। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़े जो ग्रंथि का नाम होता है यकृत। जबकि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा यकृत, पेट्रिक, अग्नाशय और थायराइड। जबकि ये सभी ग्रंथियां हैं, ये भी दिमाग में रखे रहना। लेकिन इन सभी चारों ऑप्शनों में से जबकि कुछ ग्रंथियां इसमें मिश्रित है, कुछ नलिका युक्त है, कुछ नलिका विहीन भी ग्रंथियां हैं, लेकिन इसमें से सबसे पहले सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जब आता है तो उसमें हम यकृत को कहते हैं, यानी यकृत हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि यकृत परिवर्तित करता है, यानी यकृत किसको परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले आप जान ले कि जो यकृत होता है या हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें आए हुए जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हम पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, इनमें जो उपस्थित अमोनिया होता है, इस अमोनिया को तोड़ करके नाइट्रेट करने के पश्चात वह अमोनीकरण करता है और अमोनीकरण के करने के फलस्वरूप वह यूरिया में तोड़ने का कार्य करता है। अर्थात अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में तोड़ने का कार्य करता है। अर्थात कह सकते हैं कि यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है आपका, अर्थात अमोनिया को शर्करा में नहीं तोड़ा जा सकता है, अमोनिया को बसी अम्ल में भी नहीं तोड़ा जा सकता है, अमोनिया को नाइट्रोजन में भी नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये चीजें आपको जब पढ़ाया जाता है हैबर विधि अमोनिया का निर्माण, वहां पे ये ऑप्शन काम करता है। जबकि यहाँ पे अमोनिया को यूरिया में जब बदलने का काम होता है तब दिमाग में रखें कि ये अमोनियम साइनेट बनता है, नाइट्रेट बनता है, उसके पश्चात तब आपका यूरिया का निर्माण होता है। अर्थात अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है कौन, यकृत। तीसरा ऑप्शन देता है कि यूरिया का संश्लेषण होता है। संश्लेषण माने होता है निर्माण, अर्थात शरीर में वह कौन सा ऐसा अंग है जहां पे यूरिया का संश्लेषण होता है और यूरिया जो बना हुआ था, जो शरीर के लिए एक विष का काम करता है, उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहले आपके 4 ऑप्शन देते हैं कि वृक्क में, मलाशय में, यकृत में या रुधिर में, यानी इस यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो यूरिया आप जानते हैं, इसके पहले आपने पढ़ा है कि यकृत परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वृक्क दिया है, जबकि ये फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, मलाशय जो मल में एकत्रित करने का काम करता है, रुधिर में इसका कोई कार्य नहीं होता। अर्थात यकृत में ही आप देखें यूरिया का संश्लेषण होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होता है। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होता है। फिर इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आप देखें कि यकृत संश्लेषण करता है। यहाँ पे देखिए यूरिया का संश्लेषण होता है, यानी किस अंग में होता है, और उसी को घुमा दिया कि यकृत संश्लेषण करता है। यकृत किसका संश्लेषण करता है, शर्करा का संश्लेषण निर्माण करता है कि रुधिर का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है कि प्रोटीन का करता है। जबकि यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है यूरिया का। ये तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि यकृत यदि संश्लेषण करता है तो वह होता है यूरिया का। 14 यानी 5वें क्वेश्चन को, जिसे कृमि रूप परिशेषिका, यानी जिसको हम अंग्रेजी में अपेंडिक्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर में
सेलुलोज के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है, जबकि जो बड़े जंतु होते हैं उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए कृमि रूप परिशेषिका भाग पाया जाता है, जो यह कृमि रूप परिशेषिका के द्वारा ही सेलुलोज का पाचन होता है, जबकि हमारे बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो जब सेलुलोज का पाचन नहीं होता है तो वह अंग जो हमारे यानी जो अंग है उन अंगों में उपस्थित होता है, तो उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो कृमि रूप परिशेषिका भाग है, तो वह जो अंग है, यह अंग जो अवशेषी अंग है कृमि रूप परिशेषिका अर्थात अपेंडिक्स, वह किन अंगों में होता है? तो आप जानते हैं आपके पास छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। तो जो बड़ी आंत होती है उसके दाहिने सिरे पे जहां से छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी रहती है, जो कोलन होता है, तो कोलन के ठीक नीचे वाला जो भाग होता है एक अंगुली सदृश संरचना निकलती है, और जो अंगुली सदृश संरचना निकलती है तो उसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं अर्थात कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। तो वह हमारा बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। तो ये सबसे पहले चीज जान लें कि इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपको फंस सकता है। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या। अब सबसे पहले चीज तो ये देखें संख्या होती है, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले चीज तो ये दिमाग में रखे रहें कि मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। ये तो सबसे पहले चीज ये आप पढ़े होंगे कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। अब इसके जगह पे 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, अब इसके जगह पे वह 4, 5, 6 इस तरह लिख सकता है। तो जो जोड़ी में लिखेगा तो दिमाग में रखे रहना, वहां पे 3 जोड़ी आपको ऑप्शन को देना रहता है। क्यों? क्योंकि एक जोड़ी जो होता है वह कनपटी में होता है, यानी कनपटी और कपोल के बीच में होता है। एक जोड़ी जो होता है जीभ के नीचे जबड़े में होता है, दूसरा होता है जीभ के अगल बगल में, ऐसे स्थित होते हैं। तो अर्थात 3 जोड़ी इस तरीके से आपके लार ग्रंथियां होती है। अब सबसे पहले चीज यह है कि अब इसी के साथ में कहीं पर मान लीजिए पूछ दिया कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो पसली माने क्या होता है? जो आगे की आप बॉडी देख रहे हैं तो इसमें 12 जोड़ी होती है, अर्थात यह जोड़ियों के रूप में यानी 12 पसलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पसलियां, यानी पसलियों की संख्या पूछ सकता है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या बताइए। देखिए ध्यान से, पसलियों की संख्या। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 13 है, 14 है, 15 है, 12, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे कि कितनी होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो 12 यानी 24 पसलियां यानी इधर 12 इधर 12 होती हैं, तो 12 12 यानी 24 यानी 12 जोड़ी। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो पसलियों की संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। ये पहला का क्यों? क्योंकि जब हड्डियों की संख्या गिनी जाती है तो उसमें जो आगे का साइड होता है इधर 25 हड्डी होती है, जबकि इसकी बैक साइड में जाएंगे तो वहां पे 26 हड्डी होती है। तो 25 में से ये कौन है 25? तो 12 जोड़ी इधर जो बाता की तरह होती हैं इसको 12 जोड़ी कहते हैं। तो 12 इधर हो गए, 12 इधर हो गए, 24 हो गए। और एक स्टर्नम होता है जो सीधे होता है, तो स्टर्नम को नहीं जोड़ते हैं पसलियों में, पसली में केवल इस बातों को जोड़ते हैं, अर्थात 12 पसलियां। तो 12 इधर कितने हो गए? यानी 12 जोड़ी हो गए, अर्थात 24 पसलियां। तो ये 12 जोड़ी के रूप में होती है। ये दिमाग में रखे रहना, ये भी जोड़ी लिखा रहता है, ये भी जोड़ी लिखा रहता है, ये भी जोड़ी लिखा रहता है। तो अर्थात पसलियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो ये भी चीजें आपका पूछ सकता है। अब मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग पूछ सकता है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? जो हमारे शरीर में पोषण के पश्चात हानिकारक जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। तो जैसे त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है, क्योंकि पसीना भी बनता है तो हमारा त्वचा के रास्ते से निकलता है। फिर यकृत यूरिया का निर्माण करता है, फिर उसको किडनी में डालता है जो नाइट्रोजन अमोनिया यूरिया के रूप में बाहर निकल जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसमें
मुख्य रूप से कौन है, मलाशय है, तो मल जैसे पदार्थ को निकालने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले चीज किसको पूछा है, यानी यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों, अमोनिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की बात को पूछा है। अर्थात यहाँ पे जो यूरिन होता है, यूरिन किससे निकाली जाती है, जो अमोनिया या यूरिया के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वृक्क आपका लाभ करता है, वृक्क के द्वारा ही एक उत्सर्जी अंग माना जाता है, उत्सर्जी अंग। तो मुख्य रूप से उत्सर्जी जो अंग होता है वह हमारा होता है वृक्क। क्या होता है, वृक्क। अब वृक्क माने क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कहलाता है। इसी तरीके से आप देखें कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि रुधिर किसका बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुधिर बना होता है, तो रुधिर बनता किसका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपके जो कणिकाएं होती हैं और प्लाज्मा। अब कणिकाओं में कौन सी कणिका होती है, जिसको रुधिर कणिका, जो श्वेत रुधिर कणिका होता है, लाल रुधिर कणिका होता है, तो उसको रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मा, ये दो चीजें मिलकर के बनी होती है। यानी रुधिर जो बना होता है, ये रुधिर आपका प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा और प्लस इसमें आपका रुधिर कणिका। अब इस रुधिर कणिका में आपको दिमाग में रखे रहना कि इसमें आरबीसी भी आता है, आरबीसीएस आता है, डब्ल्यूबीसीएस आता है, उसके बाद प्लेटलेट्स से आते हैं, यानी प्लेटलेट्स। ये सभी आपके कणिकाएं आती है। तो जो इतने चीजें मिला करके ही आपका रुधिर का निर्माण होता है। तो ये सभी चीजें आपको दिमाग में रखना है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इतने क्वेश्चनों में से आप देखें कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन पढ़े और इनमें से निश्चित रूप से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चनों में ये फंस सकते हैं। इसी के साथ आपका आरटीए क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें। आगे बहुत से बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आपके सामने रखा जाएगा, जिसको बताया जाएगा और जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आपको आरटीए क्लासेस से धन्यवाद। फिर इसी के बाद मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल दिमाग में ये रखना है कि जो श्वेत रुधिर कणिका होती है उसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, जबकि लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। और 120 दिन के बाद जब ये प्लीहा से गुजरते हैं तो रुधिराणुओं का जो कबरी स्थान होता है, जिसकी आयु पूरी हो जाती है, ऐसे कणिका यानी रुधिर कणिका जो आरबीसी होता है यानी लाल रुधिर कणिका होता है, वह प्लीहा में दफन हो जाता है। तो जिसको हम कहते हैं कि रुधिराणुओं का कवरी स्थान के नाम से प्लीहा को जानते हैं। अब सबसे पहले चीज तो ये चीज जानना है कि 120 दिन का आपका लाल रुधिराणु होता है, जबकि 4 से 5 दिन का जो एज होता है वह आपके श्वेत रुधिर कणिकाओं का होता है। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा मनुष्य जिसमें आरबीसी में नहीं होता है, मनुष्य में आरबीसी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य का वह कौन सा भाग है जिसमें आरबीसी नहीं होता है। तो सबसे पहले चीज देखें कि आरबीसीएस नहीं होता है, यानी वह कौन सा भाग है, कौन सा अंग है जहां पे आरबीसी नहीं होता है। तो सबसे पहले चीज ये दिमाग में रखे रहना कि केंद्रक एक ऐसा चीज होता है कि जहां पे आपका आरबीसीएस नहीं होता है। बाकी सभी जगह पे आरबीसी होते हैं, लेकिन केंद्रक में आरबीसी नहीं होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन कर सकता है कि रुधिर का रंग लाल होता है। आखिर रुधिर का रंग लाल होता है तो किसके कारण होता है। हम पढ़ते हैं एचबी यानी हीमोग्लोबिन, तो दिमाग में रखे रहें। तो जो हीम है और ग्लोबिन है, तो यहाँ पे दिमाग में रखे रहें जो हीम है यही एक लाल रंग का विशेष प्रकार पदार्थ कहलाता है, जबकि जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन होता है। तो लाल रंग किसके कारण हुआ, यानी इसके कारण हुआ, यानी हीम के कारण ही क्या हुआ, लाल रंग हुआ। यानी रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो
आप देखें कि हीम के कारण होता है, जबकि ग्लोबिन जो होता है वह प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसलिए पूरे एचबी को क्या कहते हैं, एक लाल रंग का विशेष प्रकार का प्रोटीन नाम दिया जाता है हीमोग्लोबिन को। तो सबसे पहले हीम के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। अब रुधिर के जो तरल भाग है उसको हम क्या कहते हैं, तो रुधिर के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी रुधिर पूछ दे कि रुधिर का तरल भाग का नाम बताइए। अब देखिए रुधिर का जो तरल भाग होता है जिसमें वह घुला रहता है, अर्थात वह होता है हमारा प्लाज्मा। यानी रुधिर का तरल भाग क्या होता है, तो हमारा प्लाज्मा होता है। तो ये सभी चीजें आप अध्ययन करें जिससे कि आप जानते हैं। अब कभी कभी ये पूछ लेता कि मनुष्य में कौन सी ग्रंथियां अर्थात नर में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। तो नरों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी नर में पाई जाने वाली ग्रंथियां तो बहुत है, लेकिन जो जनन क्रिया होती है, यानी जनन क्रिया में नर में पाए जाने वाले जो ग्रंथियां होती है वह कौन होती है, तो प्रोस्टेट। ये दिमाग में रखें, इस ग्रंथि का नाम आप बहुत गहरे अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि होती है जो जनन क्रियाओं में यह सहयोग करने का उनका कार्य करती है। तो ये सबसे पहले चीज ध्यान देना है। इसी के साथ आपका आज बहुविकल्पी जो आपने देखा क्वेश्चन को, इनमें से इतने क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 2-3 क्वेश्चनों को आसानी से आप हल कर सकते हैं बिना किसी के सहयोग से। इसी के साथ आरटीए क्लासेस में आपका धन्यवाद। आगे ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे जिससे कि हम आगे सारे बहुविकल्पी क्वेश्चनों को, सारे अति लघुत्तरी प्रश्नों को आपके सामने रखने में आपका सहयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद।